हेलो एवरीवन, मैं से सात्विक खरे। आज अपने एशियन हिस्ट्री कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट कोर्स को स्टार्टिंग में हमने इंडस वैली की सिविलाइजेशन के बारे में स्टार्ट किया था, जहां पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझ रहे थे। अब हम अपने पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा जो एज अ फाउंडेशन पार्ट था, हमने कुछ फाउंडेशन के टॉपिक पढ़े, इंडस वैली सिटी से टर्म्स क्या होते हैं, टाइमलाइन क्या है, पीवाईक्यू के बारे में समझे। ग्रेजुअली करते करते पार्ट 2 में हमने अपने अर्ली फेज को डील किया था। जो अर्ली फेज इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसको डील किया था। पार्ट 3 में हमने मैच्योर फेज को स्टार्ट किया था। और अब जो हमारा पार्ट आ रहा है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, जिसमें मैच्योर फेज को डील करेंगे। अब जो हमारा पॉइंट रहेगा, मैच्योर फेज में होने वाले इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे भाई, कि उस टाइम पे भारत के वेस्ट वाले विस्तार में क्या प्रकृति चल रही थी, इसके बारे में समझेंगे। प्रकृति कैसे ह्यूमन को, जो वहां पे रहने वाले लोग थे, हड़प्पन पीपल्स, उनको अफेक्ट करती है, वो देखेंगे। हम डाइवर्सिटी देखेंगे, कैसी चीजें चलती हैं, कैसे उनका सब्सटेंस चलता है, कैसे अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कैसा उनका एक लाइफ स्टाइल की चल रही है। ठीक है, क्राफ्ट के बारे में समझेंगे। और इसका आखिरी पॉइंट आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, जहां पे मैच्योर को ही डील करने वाले हैं। फिफ्थ में मैच्योर को डील करेंगे, और लास्ट में हमारा सिक्स पार्ट डिक्लाइन और जो आखिरी फेज है उसके डील करेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पार्ट फोर्थ। अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखे, तो हम अर्ली फेज पढ़े सबसे स्टार्टिंग में। अर्ली फेज के बाद में हमने ट्रांजिशन एरा पढ़ा था, जो मैच्योर की तरफ हम जा रहे थे, जहां पे हमने देखा था कैसे सेटलमेंट्स ग्रेजुअली धीरे धीरे करके यूनाइट हो रहे हैं और इकट्ठे आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में, और यूनिफॉर्मिटी आ रही है। ठीक है, इसके बाद में हमने मैच्योर फेज को स्टार्ट कर दिया था लास्ट पार्ट में। और मैच्योर फेज में हमने लास्ट पार्ट में देखे थे कि सिटीज कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट सिटीज देखी हैं। विलेजेस के बारे में हमने सुना था, बट हमने मेन चीज सिटीज को एनालिसिस किया। सिटीज को हमने दो रूप में देखा। एक पहला पॉइंट हमने देखा था कि उनको जूम इन करके, ठीक है, मतलब कोई सिटी को मान लीजिए मोहनजोदारो के पूरे फीचर से करके पड़े। दूसरा हमने एनालिसिस किया था उसको जूम आउट करके। मतलब जूम आउट करके हमने क्या देखा, सिटी में कैसे टाउन प्लानिंग चलती है, टाउन सेटलमेंट कैसा था, वाटर का कैसे मैनेजमेंट चल रहा है, ड्रेनेज फैसिलिटीज कैसी चल रही है। ऐसे कर करके हमने स्क्रिप्ट को पढ़ा था, और हाउसिंग सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था। यहाँ से करते करते अब जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को लेके पॉइंट आएगा। और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम अपने पॉइंट को एंड करेंगे पॉलिटिक्स में आके, कि भैया इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो ये भी हमारा मैच्योर हपन फेज ही है। मतलब मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊं, कि अभी हम भारत के वेस्ट के उस एरिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया में देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लगभग 2600 से लेके हमारा 1900 बीसी के फेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और इस फेज को हम मैच्योर फेज कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मैच्योर फेज में क्या क्या चीज चलती है। मैच्योर फेज का टाइम पे एनवायरमेंट। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि भाई ये जो सेटलमेंट्स हमने अभी लास्ट वीडियो पढ़े थे, हड़प्पा हो गया, मोहनदारो हो गया, लोथल हो गया, इनमें डिफरेंसेस दिख रहे थे। तो ये डिफरेंसेस क्यों थे? हमने समझा था कि डिफरेंसेस क्यों थे, क्योंकि हमें पॉइंट समझ में आ रहा था, लोग अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सेटलमेंट को चेंज कर रहे थे। इन्वायरमेंट या फिर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने सेटलमेंट के साथ डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे मान लीजिए लोहतल में हमारे पास डॉकयार्ड मिलता है, कहीं पे हमें रिजर्वायर्स मिलते हैं, और कहीं पे हमें वेल्स मिलती हैं, और कहीं पे हमें डैम्स मिलते हैं। तो पॉइंट पता चलता है कहीं कहीं वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, कहीं कहीं वाटर की अवेलेबिलिटी कम थी। तो लोग उस हिसाब से अपने आप को ढाले थे, अडॉप्ट करे थे। और इन्वायरमेंट कैसा था, इसके ऊपर कई हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट जो स्पेशलिस्ट इस फील्ड में उन्होंने वर्क किया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई प्रकार की थ्योरीज मिलती हैं, साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं, जिनके हम फिर आगे जाकर डील करेंगे। देखते हैं चीजें। सबसे पहले चीज, कि अगर हमें सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है, हमें उनके जीवनचर्या के बारे में जानना है, तो उसके पहले पता होना चाहिए कि भाई कि क्लाइमेट क्या है। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके पहले पता होगा कि क्लाइमेट कैसा था, तो हम एग्रीकल्चर को समझ पाएंगे। ठीक है, बिफोर वी नीड टू चेक आउट द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर ड्राइविंग इनटू एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर से जाने से पहले हमें उसके क्लाइमेट को समझना पड़ेगा, कि एग्रीकल्चर का कैसा क्लाइमेट। और मैं आपको बताऊं, इससे एक पीवाई क्यों आ चुका है, सेमी एरिड एरिया वाला। अगर होगा तो लास्ट में डिस्कस करेंगे कि सेमी एरिड एरिया के ऊपर क्वेश्चन आया है, कि इस टाइम पे सेमी एरिड एरिया चल रहा है। दो तीन चीजें आई हैं, कि एक और क्वेश्चन मुझे जहां तक याद आ रहा है वो ये था, कि हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर बताने हैं, कैसे इकोलॉजी इम्पेक्ट करती है उनके स्टैंडर्ड को, उनके लाइफ स्टाइल को, वो बताना है। तो यहाँ से हमारे पास में कई आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, तो वो चीज डायरेक्टली इन्वायरमेंट से रिलेट होती है। हमने लास्ट में पढ़ते आ रहे हैं कि इससे प्रकृति चेंज होती है, इंसान के रहने करने का तरीका ग्रेजुअली चेंज हो जाता है। हमने जो अपने स्टोरी में पढ़ते आ रहे हैं, कैसे नेचर एक इंसान के जीवन की चीजों को चेंज करता है। इसलिए हम सबसे पहले इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, क्लाइमेट को लेकर डिबेट्स चलते हैं, अलग अलग ऑथर अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं, कि इंडस के टाइम पे ये चीज होती होगी, इंडस के टाइम पे ऐसा क्लाइमेट होगा। हमें पास में दो क्लाइमेट की थ्योरी मिलती है, एक वेट क्लाइमेट थ्योरी और एक मिलती है कॉन्स्टेंट क्लाइमेट थ्योरी। तो वेट क्लाइमेट थ्योरी को डील करते हैं। देखिए, वेट क्लाइमेट थ्योरी हमें वॉन्ट व्हीलर और स्ट्रट पिकेट देते हैं। देखिए ये, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या कहता है, कि जो हड़प्पा साइट्स थी, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बर्न्स ब्रिक के एविडेंस हमें मिलते हैं। हम लास्ट वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं कि बर्न्स ब्रिक के एविडेंस मिलते हैं। अब देखिए, अगर आपको ब्रिक बनाने हैं, तो आपको फ्यूल चाहिए। ठीक है, और फ्यूल मतलब क्या, आपको लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी मतलब टिम्बर। अभी कहाँ से आएगा? अब भाई, आप जब पढ़ते हैं कि जब आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, तभी तो वहां पे पेड़ लगेंगे।
ठीक है, और जब पेड़ लगेंगे तभी इनका आप एज फ्यूल यूज कर पाओगे। तो क्या आप कह सकते हो अगर हमारे पास में फ्यूल है तो हमारे पास में कहीं ना कहीं पेड़ के एविडेंस भी होंगे, तभी तो हमने फायर को जनरेट कर पाए बड़े लेवल पे, मास लेवल बर्न ब्रेक के लिए। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे अच्छी हैवी फॉरेस्ट कवर रहा होगा, और यहाँ पे हैवी फॉरेस्ट मतलब हैवी रेनफॉल रही होगी। तो पहला आर्कोलॉजिकल एविडेंस यहाँ से कनेक्ट होता है। पहला हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि बर्न ब्रेक्स को यूज करके हमने समझने की कोशिश की कि बर्न ब्रेक है मतलब यहाँ पे फायर का यूज किया होगा, फायर के लिए हमें लकड़ी चाहिए पड़ा होगा। लकड़ा मतलब क्या, टिम्बर। टिम्बर कहाँ से आता है, जहाँ पे हैवी फॉरेस्ट रहता है वहां से। और हैवी फॉरेस्ट कब बनते हैं, हमारे पास में रेनफॉल की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, हमारे पास में कई गैराबेंट्स मिलते हैं, एम्बार्कमेंट्स मिलते हैं, जैसे जो बलूचिस्तान में देख रहा होगा आपने। तो जो एक तरह से रोकने के लिए कि भैया ओवर पानी ना हो जाए, इस चक्कर में पॉइंट समझ में आता है कि वो फ्लड वाली चीज को रोकने के लिए बनाए जाते होंगे। इसमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल के एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास में कई एनिमल्स के मोटिव इमेजेस मिलती हैं सील्स में से, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया। अब ये सील्स में मिलती है इनकी फोटोज, मतलब इमेजेस मिलती है। अब ये जो एनिमल्स हैं, अगर आप इनकी लाइफ स्टाइल, इनके हैबिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा ये एनिमल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड वेजिटेशन के आसपास में रहते हैं। तो अब अगर उस टाइम पे फॉरेस्ट और ग्रास वेजिटेशन यहाँ पे हुआ करती होगी, तभी तो यहाँ पे एलिफेंट दिखते होंगे, तभी तो यहाँ पे टाइगर दिखते होंगे। इनको देखने के कारण लोगों ने इनकी सील बनाई है। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम के फेज में हैवी रेनफॉल होती होगी अकॉर्डिंग टू एनिमल की लाइफ स्टाइल को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि ये सर्वाइव ही डेंस फॉरेस्ट में कर पाते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज, एक हमें और एविडेंस एनालिसिस किया, मतलब अब आप जो पॉइंट समझ रहे हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अभी तक मेन सिटीज के बारे में जान लिया, अब सिटीज को हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या इन सिटीज से एनवायरमेंट के बारे में समझ पाते हैं कुछ चीजें। तो आपने एक एविडेंस लिया कि भैया साइट में बर्न ब्रेक्स का एविडेंस मिला हमें, जिससे हम एनवायरमेंट कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा, हमें ये जो एम्बार्कमेंट्स मिलते हैं, एक तरह से ब्लॉक्स मिलते हैं, इनके बारे में समझा कि यहाँ से हमें भी कुछ ना कुछ समझ में आता है क्लाइमेट के बारे में कि रेंज आता होती होगी। हमें जो सील्स मिली है तो सील्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो यहाँ पे एलिमेंट एनिमल्स के मोटिव्स बनाए जा रहे हैं सील्स में, वो तो अच्छे हैवी रेनफॉल वाले एरिया में रहते होंगे जहाँ पे वेजिटेशन होगा। इस तरह से हम कह पा रहे हैं कि भैया यहाँ पे वेजिटेशन अच्छा होता होगा। तीसरा हमने देखा, चौथा देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब क्या कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे भी मान सकते हैं कि जो ने पैटर्न बनाया होगा वो रेन वाटर के हिसाब से बनाया होगा, रेन वाटर यहाँ से निकलता जाए। अब भाई इनकी थ्योरी को लिमिटेशंस भी दिए गए। मॉइंट व्हीलर और स्टुअर्ट पेगोट की थ्योरी को लिमिटेशन क्या दिए गए कि भाई इनने कहा इट इज नॉट इजी टू एस्टिमेट हाउ मच वुड वाज नीडेड टू मेड अ ब्रिक्स। मतलब अब हमें ये नहीं पता है कि भाई कितनी लकड़ी का यूज किया होगा, इन्होंने इनके पास में कितनी लकड़ी थी, कितनी लकड़ी की अवेलेबिलिटी थी, तो कितनी लकड़ी का यूज किया होगा, हमें ये नहीं पता था। ठीक है, दूसरी बात, हमें हड़प्पा ड्रेनेज की बात जो आप बोल रहे हो, तो ड्रेनेज का हमारे पास में अभी तक चीज समझ में आ रही है, सीवेज डिपोजल के रूप में आ रहा है। ये जो गार्बेज का वेस्ट है उसको निकालने के लिए यूज किया जा रहा होगा, बट अभी तक हम इसको ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये रेन वाटर के लिए भी यूज हो रहा होगा। तो इस तरह से इनकी थ्योरी को थोड़े से क्वेश्चन मार्क दिए गए एज डिबेट के फॉर्म में। अब जो हमें अगली थ्योरी मिलती है वो मिलती है क्लाइमेट थ्योरी, कॉन्स्टेंट क्लाइमेट थ्योरी। अब देखिए क्या है, एक प्लांट के एनालिसिस्ट हैं जिनका नाम है गुरदीप सिंह। इन्होंने 1971 में बोला है, और ये ओल्ड है, ये उनसे पुराने हैं। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि मैंने जाके सांभर, दिदवाना और लहू शंकर लेक को, लहू कासनर लेक को और पुष्कर लेक को एनालिसिस किया, और उसकी प्री हिस्ट्री के टाइम की कंडीशन जाने कि लेक कैसी थी, कैसे डेवलप हुआ, और उन लेक्स पे प्रोफाइल बनाई। उस प्रोफाइल बनाने पर उनको समझ में आता है कि यहाँ पे जो 8000 बीसी से लेके 15000 बीसी का एनालिसिस किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने कंक्लूड की चीज है कि यहाँ के इस टाइम में यहाँ पे रेनफॉल जो अपना 3000 बीसी से लेके 1800 बीसी के लगभग रेनफॉल ज्यादा होती थी, अच्छी हैवी रेनफॉल थी, इंक्रीज इन रेनफॉल, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रेनफॉल कम होती गई। बट अभी फिर से रिसेंट डिस्कवरी हुई है चीजों में, फिर से एनालिसिस हुआ है इनके बाद में। तो एक नई रिसर्च आई है जिसने फिर से इस लेक को एनालिसिस किया, और इस लेक को एनालिसिस करके कहती है कि भाई ये जो लेक थी 35 के पहले ही ड्राई अप हो गई थी। मतलब क्या कि उस एनालिसिस का कहना यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब अर्ली हड़प्पा के पहले ही यहाँ की लेक ड्राई होने लगी थी। तो हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले से पानी रहा होगा, कैसा पानी लेवल रहा होगा। तो एक तरीके से भी कह सकते हो क्लाइमेट की थ्योरी अभी भी अनसॉल्व है, और ये चीज धीरे धीरे करके हो सकता है साइंटिफिक डेवलपमेंट चीजों में तो इसमें आगे ग्रोथ पता चले। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है सब्सटेंसेस को लेके, मतलब क्या कि अब जैसे हमारा हमारा जीवनचर्या कैसे चल रही थी, हम किस किस चीज में इन्वॉल्व थे, हम कैसे अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हमने न्यूलिथिक फेज से पढ़ते आ रहे हैं, भारत के न्यूलिथिक क्षेत्र से पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। एग्रीकल्चर से धीरे धीरे करके प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ जाता है। जब ये दोनों चीजें मिलने लगती हैं तो आदमी के पास में प्लान भी हो जाता है चीजों के लिए कि भाई आज अगर हंटिंग गैदरिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास में फिर भी प्लांट और एनिमल से जुगाड़ है खाना खाने की, तो हम यहाँ से अपना मतलब लाइवलीहुड बढ़ा सकते हैं, हम आज का दिन काट लेंगे बना खाए। सिमिलरली जब बात आगे बढ़ती है, जब हम अपने न्यूलिथिक फेज से आगे बढ़ेंगे, हम जब इंडस वैली की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो भी हमें सेम चीज पता चलती है। यहाँ पे भी लोगों के पास में जब एग्रीकल्चर सरप्लस आता है तो यहाँ पे भी अपनी लाइफ स्टाइल को और कंफर्ट जोन की तरफ ले जाते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाते हैं। और ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमारे पास में क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन,
ब्रॉन्ज की टेक्निक की तरफ, साइंटिफिक मेटलर्जी की तरफ हमें आगे इनोवेट करने लगती है, ठीक है। और एक पॉइंट और, हमारा धीरे धीरे करके कॉग्निटिव लेवल तो बढ़ ही रहा है, मानसिक बुद्धि का विकास हो ही रहा है समय के अनुसार। तो हम देखते हैं पहले चीजें, बट सब चीजों को देखने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि भाई क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, कि देखिए जो एक व्यक्ति, अब मैं आपको इंडस वैली के फेस में रख देता हूँ, तो अब एक स्टोरी बना के चलते हैं। आप इंडस वैली के मैक्चुअल फेज में रहते हैं, आपका घर बढ़िया यहीं पे है, आप अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, आप एंजॉय करते हैं। अब आप अपने आस पड़ोस वालों को देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि कौन क्या क्या करता है, ठीक है। तो आपने उन करने आस पड़ोस के लोगों को एनालिसिस करके डायरी बनाई। आप अभी हड़प्पा के फेज में हो, अपने आप को हड़प्पा के फेज में रखना। आपने डायरी बनाई, उसने कहा कि मेरे घर के पास में कुछ लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे बेस है, कुछ लोग हैं जो एनिमल को भी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मिनरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे सोसाइटी में जो लोग बाग हैं, वो इन चार पांच चीजों से ओवरलैप होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन उपार्जना कर रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, आर्टिंग क्राफ्ट है, और मैराइन रिसोर्सेज का यूज करना है, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनके पास में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस आने लगा। मतलब क्या? अब ये एक चीज पे डिपेंड नहीं है, एक चीज मतलब कि अभी हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंड है नहीं, अब एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड नहीं है। अब एग्रीकल्चर का मैराइन रिसोर्सेज का यूज करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी यूज करेंगे, ग्रेजुअली आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेड एंड कॉमर्स में भी चला जाएगा, ठीक है। हम एनिमल हस्बेंड्री का भी यूज कर रहे हैं। तो अब एक पता चल रहा है कि प्रोफेशन में भी डाइवर्सिटी आ रही है, और लोगों के काम करने के तरीकों में भी डाइवर्सिटी आ रही है, ठीक है। अब ये इकोलॉजिकल वेराइटीज में क्या, अब देखिए पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे हुआ, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडस के बारे में ज्योग्राफी समझे थोड़ी सी। इंडस का एरिया एलुवियल प्लेन्स पे बना है, माउंटेन एरिया, सी कोस्ट। हमारे पास में लगभग तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, एलुवियल प्लेन्स मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, सी कोस्टल एरिया मिलता है, ये अपना लोकल वाला सी कोस्टल एरिया मिलता है। जब ये तीन ज्योग्राफिकल फीचर्स मिलते हैं तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन भी आते हैं समझ में। तो जैसे आप कह सकते हो, जो चीज लोकल में लोग खाते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आज अपन लाइव एग्जाम्पल जोड़े कि बंगाल का रीजन में आज का स्टेपल फूड क्या है? राइस और फिश यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे उसी कोस्टल एरिया में रहते हैं। वहीं आप सेंट्रल इंडिया में जाओगे, मध्य प्रदेश में, तो वो फिश को इतना ज्यादा ट्रेडिशनल यूज नहीं करते हैं स्टेपल फूड में। तो ज्योग्राफी और लोकेशन कैसे इंपैक्ट करती है आपकी दिनचर्या, आपकी जीवनचर्या को, आपकी लाइवलीहुड पैटर्न को, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे इकोलॉजिकल वेराइटी के कारण हो रहा है, हमारे एनवायरमेंटल वेराइटीज है, डाइवर्सिटी है। इस कारण से हमें लोगों के अंदर भी डाइवर्सिटी समझ में आ रही है कि इंडस के लोगों ने भी बहुत बहुत टाइप की डाइवर्सिटीज को यूज किया। देखिए बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए इनके पास में सरप्लस होने लगा था एग्रीकल्चर का, हमें पता चलता है। और सरप्लस ही बहुत बड़ा पॉइंट है अर्बनाइजेशन का। मतलब अर्बनाइजेशन जब ही हो पाती है तो सरप्लस होता है चीजों का। हमने स्टार्टिंग पढ़ा था अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन, तो उसमें क्राइटेरिया था कि लोगों के पास में सरप्लस होना चाहिए, और वो सरप्लस जाके नॉन प्रोफेशनल, जो नॉन एग्रीकल्चर फील्ड वाले लोग हैं, वो सरप्लस को यूज करेंगे अपने अपने दिनचर्या, अपने खाने के लिए, ठीक है। तभी अपन इस चीज को अर्बनाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कई कई खाने के सोर्सेज मिलते थे, जो जिस कारण से लोग सर्वाइव करते थे। और अब अगर मान लो खाने का एग्रीकल्चर फेल हो गया इनकेस, तो उनके पास में प्लान बी भी था। मतलब क्या? अगर मान लो एग्रीकल्चर फेल हुआ, एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे कर करके अगर एनिमल डोमेस्टिकेशन में इशू चल रहा है, आपके पास में एग्रीकल्चर चल रहा है, मैराइन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। ऐसे में पता चलता है कई प्रकार के उनके पास में सस्टेनेबिलिटी के जुगाड़ू चीजें व्यवस्था थी, जिस कारण से अपना पेट भर सकते थे, ठीक है। बट हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर ही उनके पास मेन स्ट्रीम में था। मतलब बाकी सब चीजें यूज कर रहे थे, बट एग्रीकल्चर ऐसा प्राइमरी था। आज भी आप देखिए हर देश में एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी होता है, एग्रीकल्चर प्राइमरी है, बाकी सब चीजें ग्रेजुअली उससे लिंक्ड होती है, ठीक है। अब देखिए बाकी सब चीजें लिंक्ड मतलब कि सप्लीमेंटेड बाय और क्या क्या चीजें चलती है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हंटिंग हो गया, रिवर लाइन का यूज करना हो गया, रिवर लाइन मेराइन फूड रिसोर्सेज का यूज करना हो गया। ऐसे करके अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो एग्रीकल्चर के बारे में। मतलब अब आप इंडस वैली के फेज में होने वाले एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट को पढ़ रहे हो। मतलब अब आप अपने आप को ये देख के चलिए कि आपको मैंने इंडस वैली की साइड से भेजा, और मैंने कहा कि आपको बुक लिखनी है जिसमें आपको एग्रीकल्चर का एनालिसिस लिखना है। तो अब आप पूरा एग्रीकल्चर का एनालिसिस आप और हम मिलकर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो क्या, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चलता है। अब हम ज्योग्राफी को जब देखते हैं इंडस वैली साइड्स की, तो हमें एक पॉइंट पता चलता है कि जो इंडस वैली साइड्स की ज्योग्राफी, यहाँ पे रिवर प्लेन्स है, मतलब कई सारी रिवर्स बह रही है, इंडस रिवर है, कई उनकी ट्रिब्यूटरीज चल रही है। तो यहाँ की सॉइल है एलुवियल सॉइल, और ये हमें वेट क्लाइमेट थ्योरी में पता चलता है चीजें, ठीक है। जो अभी हाल थ्योरी भी हम पढ़े हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट था वेट था, तो फॉरेस्ट वाले एविडेंस मिलते हैं फर्टाइल सॉइल की। और जब फर्टाइल सॉइल होती है, हमारे पास में एग्रीकल्चर सरप्लस आता है। और एग्रीकल्चर सरप्लस आने के कारण हमारे लोग जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं। और जब व्यक्ति फ्री हो जाता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब क्या, फ्री हो जाता है व्यक्ति, तो अपने आप को क्राफ्ट की तरफ, मेटलर्जी की तरफ, कई जगह एडवांसमेंट की तरफ अपने आप को इंप्रूव करने लगता है, नई नई चीजों को इनोवेशन करने लगता है। ऐसे करके हमारे पास में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेसिस आने लगता है, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चर सरप्लस को एज टैक्स भी हमने ग्रेनरी के फॉर्म में पढ़ा था, एविडेंस ये भी। अब देखिए जब एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे है? जो आपका रीजन है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर अच्छे से चल रहा है, सरप्लस के फॉर्म में चल रहा है। अब जब सरप्लस होने लगता है, तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपनी चीजों को बेचना भी शुरू करते हैं। तो एक ट्रेड एंड कॉमर्स का कल्चर शुरू हो जाता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये ट्रेड एंड कॉमर्स एक बड़े लेवल की एम्पायर बनाने लगता है, और धीरे धीरे करके हम इकोनॉमी की तरफ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हम आर्ट एंड क्राफ्ट, साइंस एंड टेक,
पेंटिंग, पॉटरी मेकिंग, इन सब चीजों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हम देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या चल रहा था। तो एग्रीकल्चर के समझने के पहले, एग्रीकल्चर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी क्रॉप यूज कर रहे थे, किस प्रकार की क्रॉप थी, क्रॉप की वेराइटीज क्या थी, कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके मेथड्स क्या थे, और इनके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमें कैसे मिलते हैं, इनके दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमें टेराकोटा का प्लग मिलता है, हमें प्लग फील्ड मिलती है, ग्रेनरीज मिलती है, इन सब एनालिसिस के हिसाब से अपने थ्योरीज को समझेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम जब क्रॉप की बात करें तो इंडस वैली के इस वाले रीजन में हम अपने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे मिले हैं, कौन से नहीं मिले, इसमें सेलिब्रेट करिए। देखिए, हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा में वीट के एविडेंसेस मिलते हैं, हमें बार्ले के एविडेंसेस मिलते हैं मोहनजोदारो, बनवाली, हड़प्पा, कालीबंगन में। हमें सीसम मतलब तिल, जो तिल है, इसके एविडेंस मिलते हैं हड़प्पा में। हमें हड़प्पा में वाटरमेलन सीड्स के एविडेंस मिलते हैं, पीस के एविडेंस मिलते हैं, डेट्स के एविडेंस मिलते हैं। राइस के हमें हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर में एविडेंस मिलते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक्चुअली बताऊं। मिलेट्स का कई जगह एग्जाम्पल मिलते हैं, हमें सुक्ता कोड़ा और सोटोगाई में मिलेट्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। कॉटन के एविडेंस मिलते हैं कई जगह कि मोहनजोदारो में कॉटन को यूज किया जाता होगा, ऐसा कपड़ा, अगर आपको याद हो तो हमने वो इमेज देखी थी द प्रीस्ट किंग वाली में, आगे फिर से देखेंगे, उसमें फ्लोरा डिजाइन बनी है। तो वो जो डिजाइन बनी है वो भी कहीं ना कहीं कपड़े को दिखा रही है। हमें कई प्रकार की प्लांट के बारे में पता चलता है कि प्लांट की इकोनॉमी भी यूज हो रही होगी, कुछ ना कुछ रूप से प्लांट का भी यूज होता होगा। अब देखते हैं ये रीजनल वेरिएशन क्रॉप्स हो गए हमारे, क्या क्या वेरिएशंस थे, उस हिसाब से हमने जूम इन करके देखा। अब जब आपके पास क्रॉप को लिखने आएगा तो हमें ख्याल से आपके पास में साइट्स और उनके नेम होंगे, तो आप मटेरियल को अच्छा लिख पाओगे। आगे देखेंगे क्रॉपिंग। अब देखिए कितने एडवांस लोग थे, इनके पास में क्रॉपिंग सीजन की भी नॉलेज थी, इन्हें पता था कौन सा क्रॉप को कब उगाना है। डबल क्रॉपिंग करते थे, क्रॉपिंग पैटर्न की यूज करते थे। ये राबी और खरीफ क्रॉप जैसा पैटर्न यूज करते थे कि साल में 2 बार क्रॉप उगा रहे हैं। ये वीट और वाले एज राबी क्रॉप यूज करते थे, तिल और कॉटन को खरीफ क्रॉप के रूप में यूज करते थे। और आज के टाइम पे अगर आप एविडेंस देखोगे तो गुजरात में राइस को अभी भी खरीफ क्रॉप के रूप में ही उगाया जाता है, और हड़प्पा के टाइम पे भी सेम उगाया जाता है। तो कह सकते हो कि वही कल्चर आज के टाइम पे ग्रेजुअली धीरे 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 करके चलता आ रहा है, जो हमें दिख रहा है। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में डिफरेंस है, अगर आपको देखना हो तो आप जूम इन करके देख सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें करी, तो क्या करी इसके एविडेंसेस देखते हैं। इन लोगों ने स्मॉल स्मॉल डैम्स बनाए पानी रोकने के लिए। देखिए एग्रीकल्चर के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पता चलता है रेन वाटर को डाइवर्ट करने के लिए बलूचिस्तान में कई चीजें पता चलती है कि वाटर कंजर्वेशन का प्लानिंग समझ में आती है। इरिगेशन कैनाल के एग्जाम्पल मिलते हैं हमें छोटूगाई में, ठीक है। एसपी फ्रंकोट कहते हैं कि भैया स्मॉल स्केल कैनाल्स के भी हरियाणा के पास में एविडेंस मिलते हैं, छोटे छोटे कैनाल्स के। और उन्होंने ये भी कहा कई प्रकार की ड्रेन्स मिलती है जो इरिगेशन सिस्टम को यूज करने की बात करती है। और हमने वाटर मैनेजमेंट में पढ़ा था कि वाटर को रिसाइकिल करते थे, और वाटर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी कई बार एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्टिव से यूज करते थे। अब देखिए क्या क्या आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस में हमें खेती के संबंध में प्लग फील्ड मिलता है जो कालीबंगन में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं कहाँ पे क्या चीज मिली। टेराकोटा मॉडल का मिलता है भावलपुर और बनावली। देखिए क्या है, ये प्लांट एक्चुअली वुडन का यूज करते होंगे, बट वुड सर्वाइव नहीं कर पाई, डिकम्पोज हो गई। बट कभी ना कभी किसी ने उस चीज को टेराकोटा का शेप देके बनाने की कोशिश करी होगी, तो वो आज टेराकोटा का तो सेफ हो गया हमारे पास में। बट हमें जहां तक लग रहा है कि यहाँ पे वुड का यूज करते होंगे, बिकॉज दे वर मेड ऑफ वुड। बट आज के टाइम पे नेचुरल प्लग हमें नहीं मिल पा रहा है जो यूज किया होगा। बट हमें एविडेंसेस है कि इस चीज का यूज कर रहे होंगे। ये वो जो हल कहते हैं ना, हल हल वाला पॉइंट, हमें कई जगह ये देखिए, हमें कालीबंगन में जुती हुई फील्ड भी मिली है। ये तो आज की फोटो है, बट इस टाइप की फील्ड मिलती है जो थोड़ा सा खेती के लिए जोती गई थी। हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं कि भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे चल रही होगी। देखिए अभी एग्रीकल्चर हमने 3 चीजें पढ़ ली, क्रॉप्स के बारे में समझ लिया, क्या क्या पैटर्न यूज करते थे, मेथड, और हमने एक और चीज जान ली कि आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में इंप्लीमेंट्स में क्या क्या चीजें देखती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री के बारे में समझेंगे। भैया ये कई प्रकार के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे जेबू हो गया, हम्पलेस कैटल हो गया, बफेलो हो गया, गॉट हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया। देखिए ये जेबू है, इसकी फोटो भी हमें कई बार मिलती है। और कलेक्ट कर पा रहे जो लोग को देखते थे वो अपने सील्स में प्रोजेक्ट कर रहे थे। हमें कैटल बफेलो एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल के रूप में मिलते हैं, और इनको मिल्क और मीट के रूप में यूज किया जा सकता करते होंगे। गॉट और शीप के एविडेंस मिलते हैं वूल के लिए, मिल्क के लिए, और लोड कैरी करने के लिए। पता है कि लोग ट्रैवलर्स भी थे, तो ये जो नोमैड्स वाला कल्चर था ये भी चलता था। हमें डॉग के भी एविडेंस मिलते हैं, कई कई जगह डॉग का डोमेस्टिकेशन चलता होगा। हमें इसके पहले न्यूलिथिक में भी कई कई जगह डॉग के एविडेंस मिलने लगते हैं। और एनिमल को एज अ प्लान भी तो रखती थे भाई कि जब एग्रीकल्चर फेल हुआ तो एनिमल, ठीक है। मेसोलिथिक से हमारे पास में एनिमल के एक ऐसे रूप में एविडेंसेस मिलने लगते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा एनिमल के अलावा अब ये लोग मेराइन रिसोर्सेज को भी यूज करना शुरू करने लगे। मेराइन रिसोर्सेज के जब आप लोथल वाले कोस्टल एरिया के पास में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये मेराइन रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे। ये फिश, टर्टल, डक्स को एज अ खाने के रूप में, डाइट के रूप में यूज करने लगे थे। कोस्टल साइट्स में अधिकतर हम चीज समझ में आती है गुजरात। मोलुकस एक टाइप का वो है, तो वो बहुत प्रोटीन रिच डाइट में उन्होंने फॉलो किया था, ठीक है। हमें कोस्टल कम्युनिटीज पता चलती हैं कि भैया यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे, मतलब एक बार क्या है, मेराइन कैटफिश का एविडेंस हमें हड़प्पा में मिलता है, जो कि हड़प्पा एक अंदर की साइड हमें पता चलता है कि यहाँ से भी लोग, मतलब कोस्टल एरिया से लोग हड़प्पा में जा रहे थे, और ये मेराइन कैटफिश के एविडेंस वहां मिले हैं। मतलब यहाँ की चीज यहाँ गई है।
ट्रेड के एविडेंस मिलते हैं कि भैया यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड हुआ होगा कैटफिश का। ठीक है, बालाकोट और पराग में फिशिंग के और शेल इंडस्ट्री के एविडेंस मिलते हैं। ये हड़प्पा की फोटो है जहाँ पर ये टोटोस खा रहे हैं और ये देखिए बढ़िया शान से बैंड बजाते हुए गाँव में लेके जा रहे हैं कि देखिए आज तो बढ़िया खाने की व्यवस्था हो गई, अपने मजे मजे हैं, आनंद ही आएगा, बड़ा जानवर पकड़ के आए हैं। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो मेराइन रिसोर्सेज का यूज करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं, अब देखिए एग्रीकल्चर और खाने पीने की व्यवस्था हो गई। खाना पीना मतलब कि हमने एग्रीकल्चर से खाना खा लिया, हमने फिश वाला आइटम देख लिया, और हमने इसके अलावा देख लिया कि भैया कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हमारे पास में खाने की व्यवस्था हो गई। अब जब खाने की व्यवस्था हो जाती है तो हमारा जीवन कंफर्टेबल होने लगता है। तो जब कंफर्टेबल होता है तो हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ चले जाते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब क्या, हम अपने आप को इस रूप में देखने लगते हैं कि अब हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्या बेटरमेंट कर सकते हैं। जब मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर की मास्टरी हो जाती है, एग्रीकल्चर परफेक्शन की तरफ जाने लगता है, धीरे धीरे करके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क होने लगता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क मतलब समझते हैं क्या, कि जो पहले लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे कि खाने की व्यवस्था ही करते रहते थे, तो अब धीरे धीरे करके जब उनके पास में सरप्लस आ जाता है चीजों का, अब वो धीरे धीरे करके और जगह अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे और एक इनोवेटिव फॉर्म में चीजों को खोजने लगे। ठीक है, हमें पता चलता है क्या क्या चीज हम क्राफ्ट की तरफ आगे बढ़े तो हमें बोन वर्क दिखता है, बोन वर्क। हमें पता चलता है बीड्स, पिन्स, कई चीजें मिलती हैं। हमें आइवरी कार्विंग के कई एग्जाम्पल मिलते हैं, हमने बताया था आइवरी का एक स्केल भी मिलता है, हमें कॉम्ब मिलते हैं, हमें स्टेनलेस स्टील्स मिलती है, हमें कई प्रकार की चीज। देखो ये बीड्स को छेद करने के ड्रिलिंग पैटर्न का कुछ होगा, उसको बार बार घुमाते हुए ड्रिल हो जाता होगा। बीड मेकिंग के बारे में पता चलता है, ये हमें अली हड़प्पा से भी मिलना चलता है कि अली हड़प्पा के पहले बीड मेकिंग था, हमें न्यूलिथिक के टाइम पे बीड मेकिंग था। हड़प्पा के टाइम पे नई टेक्निक और नए मटेरियल के साथ में बीड मेकिंग होने लगा था। यहाँ मटेरियल स्टेटलाइट्स, अगेट, लापसी, लजोली, शेल, टेराकोटा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कई प्रकार के चीजों का मटेरियल का यूज कर रहे थे वो अपने बीड्स बनाने के लिए। हमें यहाँ पे सैंडी का स्टोन ड्रिल मिलती है जो मुंडारो मिलती है, देखिए इस टाइप की ड्रिल रखा होगा जिससे छेद कर पाए वो अंदर। हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिलती है जहाँ पे कई प्रकार के एविडेंसेस है कि भैया यहाँ पे बैठ के आराम से लोग बीड ही बनाते हैं। उन्होंने देखा होगा चौहानदारों में, हमने चानूदारों में हमने देखा था कि यहाँ पे बीड और आर्ट एंड क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन ज्यादा चल रहा था। लोथल में पता चलता है कि चल रही है। चानूदारों में लॉन्ग टर्म बीड प्रोडक्शन के एविडेंसेस हैं। मोहनदारों में भी हमें मिलते हैं कि भैया यहाँ मोहनदारों में थोड़े बहुत कुछ एविडेंसेस हैं, बट शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम पे बीड मेकिंग की प्रैक्टिस चलती होगी। ठीक है, देखिए ये बीड्स हैं, आप समझ पा रहे हो कैसे यूज कर रहे हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं, हड़प्पा के टाइम पे बनाई गई बीड्स है, गोल्ड है, गोल्ड का यूज कर रहा है, ये देखिए हाथ में पहनने के हो सकते हैं ये चीजें। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने मेटलर्जी में बहुत एडवांसमेंट किया। मेटलर्जी में क्या ये एडवांसमेंट लेके आए, इनको पास में देखिए कॉपर आ रहा था खेतरी के पास से, खेतरी में जो हमारा चारकोलिथिक फेज की चारकोलिथिक एज थी, और यहाँ से अफगानिस्तान साइड टिन आ रहा था, उनके पास में आ रहा था ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज बनाने लगे थे, तो ये कॉपर और टिन और निकल के साथ में इनका वर्क कर रहे थे। कॉपर और ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं, वेसल्स, नाइफ, शॉर्ट स्वॉर्ड्स, एरो हेड्स, एक्सेस फिश हुक्स, ऐसे कई प्रकार की चीजें मिलती हैं। हमारे पास में 16 कॉपर फर्नेसेस भी मिलती है जहां पर कॉपर को मेल्ट करते हो। हमने एक वीडियो में कॉपर फर्नेस के बारे में पढ़ा था, लोथल में मिलती है। हमारे पास में दो मोहनदारों में इमेजेस मिलती है, जिसको डांसिंग गली आज के टाइम न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में बनी है, आप देखेंगे ये डांसिंग गल। ठीक है, ये डांसिंग गल है, इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है देखते हैं। देखिए क्या होता है, पहले एक वैक्स का मॉडल बनाया, जैसे मान लीजिए आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। पहले आपने इसका वैक्स का मॉडल बनाया, इसको पूरा आपने कवर किया अच्छे से क्ले से। ठीक है, आपने पूरा इसको क्ले से कवर किया और बीच में इसको छेद कर दिया। तो जैसे ही आपने इसके ये इस वाले छेद किया, हल्का सा ओपन रखा है इसको, तो धीरे धीरे करके जैसे ही आप मेटल डालेंगे वो जो अंदर का वैक्स है वो मेल्ट होने लगेगा, और नीचे छेद करके रखे हो आप, जिससे वो जो एक्स्ट्रा मेटल है वो नीचे नीचे करके बहने लगे, वैक्स जो बह जाए। तो ग्रेजुअली जब वैक्स बहेगा तो मोल्टन जो मेटल है नीचे जाके स्पेस बनने लगेगा, पूरे फैल जाएगा, और करते 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 आपको शेप मिल जाएगा, और जो अपना क्या कहते हैं वैक्स था वो नीचे बह के निकल जाएगा। फिर आप उसको कार्व करके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत शेप को दे सकते हो घिस घिस के। ऐसे करके हमारे पास में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का एग्जांपल मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक की कौन सी आइडल बनी है, तो पता होना चाहिए डांसिंग गर्ल लॉस्ट वैक्स टेक्निक का बना है। और ये आप साइंटिफिक एडवांसमेंट में भी इसके बारे में लिख सकते हो, कैसे हड़प्पा के फेज में साइंटिफिक एडवांसमेंट चलता है चीजों का। आगे देखेंगे, हमारे पास में टेराकोटा वर्क दिखता है कि भाई टेराकोटा का वर्क होता है। देखिए टेराकोटा मतलब क्या, किले को ड्राई करना, बर्न बर्न करना, मतलब सुखाना, उस हिसाब से टेराकोटा की इमेज मिलती है। हमें बुल्स, बफेलो, मंकी, डॉग्स, कई प्रकार के एग्जांपल मिलते हैं। हमें टॉय की कार्ड्स मिलती है, देखिए ये कार्ड्स है। हमें मेल और फीमेल की इमेजेस मिलती हैं, ह्यूमन इमेजेस मिलती हैं। हमें टेराकोटा के बैंगल्स बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, हमें टेराकोटा का प्लग मिलता है जो हमने अभी देखा। टेराकोटा मार्क्स मिलते हैं हड़प्पा मुजारों में, देखिए ये भी हमें कई सारे खिलौने मिलते हैं। कि मदर गॉडेस के रूप में जानी जाती है, इसको हम ब्रीज के एस्पेक्ट फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें टेक्सटाइल वर्क के एविडेंस मिलता है, अभी हमने पढ़ा था कॉटन, हमारे पास में कॉटन और वूलन टेक्सटाइल के एविडेंस मिलते हैं। अब ये एविडेंसेस क्या है, बहुत छोटा रेशा मिलता है जो माइक्रोस्कोपिक रूप में देखा है। और देखिए यहाँ पे पता चलता है टेक्सटाइल में भी इनके पास में डिजाइन निकालने का अंदाज है। देखिए कुछ फ्लोरा डिजाइन लग रही है, पत्तों पत्तों वाली डिजाइन निकाली होगी इन लोगों ने कुछ। तो हमें पता चल रहा है इनके पास में एक एस्थेटिक सेंस भी है कि किस प्रकार के डिजाइन निकालना है, किस प्रकार से कपड़े और अच्छे लगेंगे, ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, हम मेसोपोटामिया के टेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया का टेक्स्ट डिसाइफर हो चुका है, उनके स्क्रिप्ट पढ़ पाते हैं। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में लिखा गया है कि भाई हम कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे, इंडस से। तो मेसोपोटामिया इंडस से
कॉटन को एक्सपोर्ट करती थी, इस एविडेंस से बताया। तो पता चलता है कि यहाँ पे हो सकता है कॉटन की अच्छी खेती होती होगी। हमें कई प्रकार के ट्रेसेस मिलते हैं वुलन क्लॉथ्स के, जो कि मोहनजोदड़ो मिलते हैं। हड़प्पा में हमें कॉटन थ्रेड्स के एविडेंस मिलते हैं, जो कि और कई कई जगह हमें कॉपर के मिनरल्स भी मिलते हैं, जो कि बरियाज के पास में दिखते हैं चीजों को। आगे देखते हैं लिथिक इंडस्ट्री। देखिए हड़प्पा वाले पत्थर का भी प्रॉपर यूज कर रहे थे। यहाँ पे स्टोन के टूल्स भी अभी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सुकुर रोहिली नॉर्दर्न सिंध के पास में, लोथल के पास में हमें स्टेलाइट्स के स्कल्पचर्स मिलते हैं, और जिसको बियर्ड पीस कहते हैं मोहनजोदड़ो मिलता है। देखिए जेस्पर और ये प्रीस्ट के, तो ये चीजें हमें मिलती हैं। हमें स्टोन लिजार्ड के एग्जाम्पल मिलते हैं, और ये फाइन स्टोन के मेल इमेजेस मिलते हैं हड़प्पा में। इस प्रकार से पता चलता है कि अभी भी ये लोग स्टोन टूल्स का यूज कर रहे हैं, स्टोन के स्टैचूज बना रहे हैं। तो आगे देखते हैं चीजें सील मेकिंग। सील मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सील को लेकर। सील मेकिंग ये हाईली डेवलप्ड थे, कई प्रकार की सील्स मिलती है हड़प्पा सिटीज में। और सबसे बड़ी बात क्या है, सील्स में यूनिफॉर्मिटी दिखती है। अब यूनिफॉर्मिटी को हम लेकर आगे पहले भी डिस्कस करें, आगे भी डिस्कस करेंगे कि भाई इनके सील में यूनिफॉर्मिटी थी। अब देखिए शेप्स स्क्वायर थे, रेक्टेंगल थे, सिलेंड्रिकल थे, राउंड थे, कई प्रकार के शेप्स में मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द सील्स आर मेड ऑफ स्टेलाइट। स्टेलाइट का पत्थर होता है, इससे ज्यादा बनाई गई सॉफ्ट स्टोन होता है ये। और कई प्रकार की टेराकोटा, गोल्ड, अगेट, चर्च, आइवरी और इस प्रकार से कई हमें मेटल्स की मिलती हैं। हमें पता चलता है कि भाई इसका सील का उपयोग क्या होता होगा। तो हो सकता है किसी चीज की ऑनरशिप के लिए होता हो, इंपॉर्टेंट ट्रेड का एक पासपोर्ट होता है कि भैया यार आई एम गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, हम अपना पासपोर्ट लेके जा रहे हैं। या पॉलिटिकल एक वैल्यू होती है, आपने मोहनजोदड़ो की मूवी देखी होगी तो पता चलेगा पॉलिटिकल वैल्यू बोला गया है। जब ऋतिक रोशन अपनी सील दिखाता है तो उसको एंट्री मिल जाती है स्ट्राइडल वाले एरिया में। हो सकता है पॉलिटिकल वैल्यू हो की चीज की। आगे देखते हैं। देखिए अगर हम सील को एनालिसिस करें तो हमें क्या चीज समझ में आता है। देखिए सील्स है, कई प्रकार के सील्स में हम एनिमल्स की मोटिफ मिलती है। अब देखते हैं हमारे पास में कई प्रकार के पैटर्न समझ में आते हैं। देखिए स्नेक दिख रहा है, ये भी एक एनिमल है। ये एक शायद ह्यूमन फिगर के बारे में बात कर रहा है। एनिमल मोटिव्स मिलते हैं हमें। देखिए ये भी एक एनिमल मिल रहा है, इस एनिमल की चर्चा करी गई है। और यहाँ पे हमें एक ह्यूमन का फिगर दिख रहा है कि ह्यूमन टाइप की कुछ बातें करेंगे। ज्योमेट्रिक फिगर दिख रहे हैं, ह्यूमन फिगर दिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन दिख रही है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन दिख रही है, हमें कई प्रकार की चीजें दिख रही हैं। हो सकता है देखिए अब सील बनती कैसे, जो व्यक्ति जो चीज इमेजिन करता है, जो चीज देखता है, वो उसी चीज के हिसाब से अपनी चीजों को डेवलप करता है, वही चीजें बनाता है। जो आप रोज देखोगे, इसमें आपसे कहूँ आपको पेंटिंग बनानी है, आपको सीनरी की पेंटिंग बनानी है, वही सीनरी बनाओगे जो आपने आसपास में देखी होगी। पेड़ देखे होंगे, सनसेट देखते होंगे, तो आप उस प्रकार की सीनरी बनाओगे। आप एलियन तो बनाओगे नहीं। ऐसे करके हमें पता चलता है कि जो इंसान अपने आसपास की प्रकृति में देखता है, वो सारी चीजों को एडजस्ट करता है, सारी चीजों को पिक्चराइज करता है। तो हमें पता चल जाता है ऐसी चीजें कि यहाँ पे आसपास में क्या चलती हुई। आगे देखिए पोल्ट्री। पोल्ट्री का भी बहुत प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे व्हील बेस्ड पोल्ट्री चलने लगी थी। हमें कई प्रकार की पोल्ट्री किन्स मिलती हैं। देखिए ये मतलब यहाँ पे पोल्ट्री को एज अ कहते हैं भट्टी के रूप में यूज किया जाता होगा। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चांदूदारो में मिलती है ये चीजें। ठीक है, हमें फनल शेप के ड्राफ्ट मिलते हैं किन्स में, और ये ऊपर से क्लोज रहती हैं। ठीक है, हमें फायर किन्स मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि पोल्ट्री का एक बर्निंग के पॉइंट से समझ में आता है। हमें ब्लैक ऑन रेड, ग्रे, बफ और ब्लैक एंड रेड वेस्ट पोल्ट्रीज मिलती है। हमें व्हील टर्न पोल्ट्री मिलती है, और ये कोर्स और फैब्रिक दोनों में हमें मिलती है। फैब्रिक इनका समझ में आता है। डेकोरेटिव पैटर्न कई प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, पिक्टोरियल इमेजेस हो सकती है। फिश की इमेजेस ज्यादा मिली, पीपल की ज्यादा मिली, देखेंगे इमेजेस दिखती हैं हमें। और ऐसे करके पता चलता है कई प्रकार के शेप्स भी समझ में आते हैं। लार्ज जार में है, वाटर स्टोरेज में पेंटेड पोर्ट्रीज है। हो सकता है ये जो पोर्ट्रीज में डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है, एक बहुत एक हाई क्लास की पोर्ट्री दिख रही है, लो क्लास की पोर्ट्री, तो ये भी हो सकता है सोसाइटल डिवीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुकिंग पॉट्स के लिए यूज कर रहे होंगे, पानी यानी पीने के लिए भी जनरल जो आज के टाइम अपन भी यूज करते हैं, बर्तन के रूप में यूज कर रहे होंगे। कई प्रकार की पोर्ट्रीज दिखती हैं, आप देख सकते हैं। विदाउट पेंटेड डिजाइन, विद पेंटेड डिजाइन। ठीक है, दोनों पॉटी में डिफरेंसेस हैं। देखिए यहाँ पे कई कई प्रकार की पॉटी विदाउट पेंटेड मिली है, कई प्रकार की पेंटेड डिजाइन भी दिखती है। कई प्रकार की मिनिएचर फॉर्म में भी रखी है, छोटे छोटे ग्लास के रूप में रख रहे होंगे। देखिए, और ये जो इमेज है पोल्ट्री में, ये वाली इमेज यहाँ पे भी मिलती है। तो हम कह पा रहे हैं लोग अपनी चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, जो चीज यहाँ पे सी पे मिल रही है वही पोल्ट्री में मिली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर ये एक्चुअली तमिलनाडु बुक का मैंने उठाया कंटेंट कि स्पेशलाइज्ड आइटम क्या क्या कहाँ मिलते थे। शेल का एविडेंस नागेश्वर बालाकोट के पास मिलता है। लापसी रजौली छोटूगाई से आती थी, कुछ चीज लोथल से आ रही है, साउथ राजस्थान से आ रही है, राजस्थान ओमान से आ रहा है कॉपर। इस प्रकार से राजस्थान से खेती की मैंड वाली बात आ गई। ऐसे पता चलता है कई प्रकार से यहाँ वहां से ट्रेड कर रहे थे, चीजों को ढूंढ रहे थे। अब देखिए आप इस चीज में किस समझे अभी कि हमारे पास में दो चीज समझ में आ रही है। इस क्षेत्र के विकास में कई प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे थे। ये डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के संबंधित थे, और जब एग्रीकल्चर अच्छे से होने लगा तो क्राफ्ट की स्पेशलाइजेशन की तरफ भी चले गए। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन के साथ में काम कर रही, यूनिफाइड है इनकी आइडियाज, इनके पैटर्न। इनकी सील्स जो दिख रही है वो इनकी पोर्ट्री में दिख रहा है। वेट्स भी ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, डिजाइन भी सेम लग रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला पॉइंट चल रहा है कि रीजनलिटी तो है कुछ कुछ जगह, बट बहुत हद तक सिमिलरिटीज है। तो जो एक यूनिफाइड कल्चर चल रहा है आपा वाला फेज वाला, तो ये यूनिफाइड क्यों है? अगर यूनिफाई है तो कुछ ना कुछ एक पैटर्न तो रहा होगा ना, कि सिंगल बॉडी रही होगी जो उसको गवर्न कर रही होगी। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का एक्सपेक्ट रहा होगा ना। जैसे आज के टाइम पे आप इंडिया के नॉर्थ में चले जाओ, आप इंडिया के साउथ में चले जाओ, 10 रुपए की कॉइन की वैल्यू है वो नॉर्थ में भी सेम है,
वो साउथ में भी सेम है, वो ईस्ट में भी सेम, वेस्ट में भी सेम है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज एम्पायर चला रही है, सेंट्रलाइज पैटर्न फॉलो कर रही है, जहां पे आपकी पूरी कंट्रीज को, पूरी पूरी स्टेट्स को एक यूनिफाई के रूप में लेके चल रहे हैं। नो मैटर आप किस भाषा में चीजें देखते हो, आप भारत के पार्ट हो तो आप वो चीज हर जगह से एक्सेप्ट करोगे। सिमिलरली कुछ ना कुछ गवर्निंग बॉडी तो रही होगी ना, जिस कारण से इतना ज्यादा हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिटी दिख रहा है। इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, इस चीज के बारे में ऑथर्स क्या कहते हैं। देखिए ये डिबेट है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, ये सबके एजम्पशन, अपने अपनी इंटरप्रिटेशन इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पहले क्वेश्चन उठते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसा स्टेट रहा होगा, कैसा इसका स्ट्रक्चर रहा होगा अगर स्टेट था तो। हड़प्पा कल्चर इतनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी कैसे मेंटेन कर सकता है विदाउट स्टेट? अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पॉलिटी नहीं थी, विदाउट पॉलिटी कैसे ज्यादा मेंटेन कर सकता है? तो कुछ ना कुछ पॉलिटी रही होगी। और अगर ये पॉलिटी थी तो क्या सिंगल स्टेट वाइज थी कि मल्टीपल स्टेट्स में चल रही थी? और क्या हमें सार्वजनिक एविडेंस मिलते हैं? तो ये मोहनलाल की मूवी है जहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है। देखिए, इनका छोटा सा पार्लियामेंट टाइप सिस्टम है, जहां पे वोटिंग सिस्टम चलता था कि मैं सपोर्ट करता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं, आप मोहनलाल देखिए, मजा आएगा फिर से। ठीक है, आगे देखते हैं कि जनरली इग्नू में और जो अपना कंटेंट है वो तीन एस्पेक्ट बात करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेके। या तो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे होंगे, ट्रेडर्स रहे होंगे, या फिर प्रीस्ट रहे होंगे। इन तीन के ऊपर बात करता है, उन तीन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट सोचते हैं कि देखिए मेसोपोटामिया और इजिप्ट में जो वॉर के एविडेंसेस मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के एविडेंसेस मिलते हैं, इतने हमारे पास में इंडस वैली में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम वेपन्स मिले हैं और बहुत कम ऐसा एविडेंसेस मिलते हैं जब बैटल की सिनेरियो समझ में आ रहा है, बल्कि मेसोपोटामिया इजिप्ट में बैटल के एविडेंस बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक रिवाइवरी वाला फॉर्म था कि लड़ रहे हैं, एक्सटेंड करना एरिया, वो बहुत ज्यादा नहीं था। छोटा मोटा एविडेंसेस मिलते हैं हमें खूना कच्ची के कि भैया यहाँ पे फाइटिंग हुई होगी। और कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन है जैसे धोलावीरा में, और ये कुछ ना कुछ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होगा। हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का डिबेट पढ़ेंगे तो हमारे पास में तीन चीजें मिलती है: सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, स्ट्रॉन्ग कॉपरेटिव स्टेट और कलेक्टिव लाइट्स, कलेक्शन ऑफ लाइट्स। इन तीन को लेकर ऑथर्स अपनी अपनी बातें बताते हैं, फिर विचार देते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। अब देखिए पिगट और माउंट वीरा कहते हैं कि जो हड़प्पा की स्टेट्स थी, मतलब ये जो वेस्ट वाले पॉइंट है, पूरी स्टेट्स थी, ये पावरफुल सेंट्रल एम्पायर चल रहा था जो प्रीस्ट किंग चला रहे थे। ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बैठ के चला रहे थे। इनकी जो मेन सिटीज थी वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये उन्होंने कहा। हिज व्यू वाज बेस्ड ऑन सेवरल फीचर्स। अब उन्होंने क्या क्या चीजें बताई कि देखिए जो लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी मटेरियल्स में, स्क्रिप्ट में, स्टैंडर्ड वेट्स में, मेजर्स में, इस कारण से उन्होंने कहा कि एक दो व्यक्ति ही मिलकर कर रहे होंगे। सिटी प्लानिंग, बिग पब्लिक प्रोजेक्ट्स, और ये सब चीज दिखाती है कि भाई स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। स्किल्ड वर्कफोर्स मतलब जो मैन पावर ज्यादा चाहिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए उनके पास में लेबर होना चाहिए। जिन्हें ग्रेनरी से एग्जांपल देता है मुनगारो में, हड़प्पा में, जब पता चलता है कि हो सकता है रूलर्स कंट्रोल कर रहे होंगे एवरीथिंग टाइटली, इंक्लूडिंग कीपिंग एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर हैंडल फूड स्टोरेज। जब कभी दिक्कत हो जाए तो हम फूड स्टोरेज के लिए भी गैरेंटीज बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में एविडेंस मिलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा सेटलमेंट्स में नहीं थे आपस में। तो हो सकता है कि लोग आपस में इकट्ठे एक ही रूल के सिस्टम में रहते होंगे, अलग अलग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसा क्रिटिसिज्म देते हैं कई ऑथर्स, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि हड़प्पा डिड नॉट एन एम्पायर बट एन स्टेट। अभी कहते हैं कि भाई हड़प्पा एम्पायर नहीं था, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाई वाली चीज नहीं थी, स्टेट के फॉर्म में काम कर रही थी। इन्होंने कहा कि यहाँ पे एविडेंस नहीं है प्रीस्ट किंग का, ना स्लेव्स का, ना ही आर्मी का, ना कोर्ट का। फिर आप कैसे कह सकते हो कि एम्पायर था? अकॉर्डिंग टू हिम, इनके द्वारा मोहनजारो का, जो मोहनजारो के सेरेमनियल सेंटर के रूप में बोला है कि भैया मोहनजारो जो है एक सेरेमनियल सेंटर है, कुछ रिचुअल अप्रोच से यूज होता होगा, और ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वन नहीं है। अभी जो थ्योरी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली थी। ठीक है, इन्होंने इसको क्या बोला कि सेरेमनियल सेंटर रहा होगा ये। ठीक है, और जो मेन कंट्रोल चल रहा है विलेज के थ्रू चल रहा है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो पूरी चीजों को चला रहा है, आगे पीछे करके मैनेजमेंट हो रहा है। इस चीज में जिम शेफर कहते हैं कि भाई द लेवल ऑफ होमोजेनिटी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन मिल रही है, यहाँ पे वेल नेटवर्क ऑफ इंटरनल ट्रेड रेदर देन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। अब भैया जिम शेफर्ड ने एक और बात बोली, एक और थ्योरी आती है जिम शेफर्ड द्वारा। जिम शेफर्ड कहते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेड के कारण चीजें चल रही हैं। इन्होंने ट्रेड को महत्व दिया कि यहाँ पे जो भी चीजें विस्तार में कॉमन है, वो ट्रेड में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस कारण से, इंटरेक्शन के कारण चीजें यूनिफॉर्म हुई। मतलब कैसे, आपने इंच की सीखी तो यहाँ पे चीज आ गई, आपने इंच की सीखी तो ये चीज आ गई, और ट्रेड में एक अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इस कारण से यूनिफॉर्मिटी आई। आगे देखते हैं, कौशल कहते हैं 2003 में कि भाई यहाँ पे हो सकता है काउंसिल ऑफ किंग्स हो, जैसे अभी मोजार में बात आ रही, काउंसिल ऑफ किंग्स वाले पॉइंट हो सकता है, कई प्रकार के छोटे छोटे काउंसिल्स बने होंगे जो डील कर रहे होंगे चीजों को। ठीक है, और एक पॉइंट बोलते हैं कलेक्शन ऑफ एलाइट। और हम कैनोलॉजी कहते हैं कि हड़प्पा स्टेट हैज मेनी अर्बन एलाइट्स, वहां पे कई कई प्रकार के एलाइट्स रहते होंगे, जैसे मर्चेंट्स, गिल्ड्स होंगे, रिचुअल स्पेशलिस्ट होंगे, जो कि मेन चीज रिसोर्सेज और लैंड्स और लाइफ स्टॉक को मेंटेन कर रहे होंगे। गिल्ड का सिस्टम का इंपॉर्टेंस हम आगे जाके महाजन पद भी पढ़ने वाले हैं, कैसे जो ये रोल प्ले करते हैं। तो वो यहाँ से उस पॉइंट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आगे जाके होगा वैसे यहाँ पे भी होता होगा। क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा है कि जो ये एक एग्जांपल देते हैं कि जो सील्स में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके क्लेन को बताता होगा। जैसे मान लो जेबू एक क्लेन का हो गया, जराफ एक
एलिफेंट एक क्लैन का टाइटल होगा, तो हो सकता है क्लैन होंगी जो सी में बनाई गई है। यहाँ पे यूनिकॉर्न को कहा जा रहा है कि 60% यूनिकॉर्न के एग्जाम्पल ज्यादा मिलते हैं, 60% मोजारो, 46% हड़प्पा में मिलते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंट सिंबल बनता है। रत्नाकर साहब कहते हैं यूनिकॉर्न सिंबल द हड़प्पा साइट की लाइट लोगों है उनके लिए रहता होगा, बट जो कैनियर आर्ग्यू करते हैं कि भाई एरिस्टोक्रेसी मर्चेंट जैसा कोई चीज ज्यादा नहीं थी वहां पे। जो कैनियर कहते हैं कि भाई जो एरिस्टोक्रेसी और इंपोर्टेंट मर्चेंट्स थे वो यूनिकॉर्न को लेकर, मतलब यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न के ऊपर 2 पॉइंट चलते हैं। एक हमें रत्नाकर साहब कह रहे हैं कि एलाइट्स के लिए था, रूलिंग एलाइट्स के लिए था, और हमारे कैनवर साहब कह रहे हैं कि मर्चेंट्स के लिए रहता होगा। ठीक है। लेस कॉमन सिंबल्स लाइक बुल, एलिफेंट, ट्राइनोसोरस, टाइगर्स में हैव बीन रिप्रेजेंट टॉप रूलर्स, और जो जो सील्स कम मिली है, जो आइकन्स कम मिले हैं, वो कहा गया है कि ये बहुत हाई लेवल के रहे होंगे, इसलिए कम बनी है इसलिए, मतलब वो एलाइट क्लास के सबसे टॉप प्लेयर रहे होंगे, इस कारण से उनकी सील्स कम मिली है, इसलिए वो स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं। इस प्रकार से दो थ्योरीज मिलती हैं। बट अब इनका कंक्लूजन देखा जाए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो हमें चीज पता चलती है कि यहाँ पे कुछ फॉर्म तो दिखता है स्टेट स्ट्रक्चर का, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम दिखता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स दिखता है, साइट्स दिखती हैं, लेबर दिखते हैं, पब्लिक की समझ में आ रही है। और इन सब चीजों को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता दिखती है कि भाई गवर्नमेंट होनी चाहिए। कल्चरल सिमिलरिटीज दिखती है, राइटिंग सिस्टम पैटर्न दिखता है पूरे एरिया में, और हम कह पा रहे हैं कि ये चीज चल रही है, कुछ ना कुछ एक आइडियाज शेयर होते होंगे, और ये चीज कॉमननेस को तरफ दिखाती है कि भाई यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम रहता होगा तभी कुछ ना कुछ चीज चल रही है। द लैक ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, एब्सेंस ऑफ ग्राउंड टर्म्स ऑफ पेरिसेस इन द इजिप्ट मेसोपोटामिया डज नॉट मीन दैट स्टेट देयर इज इंडिकेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट। अब देखिए क्या है, मेसोपोटामिया में और इजिप्ट साइड में हमें मैसेज में टॉम मिले हैं, बड़े बड़े मकबरे मिले हैं, बड़े बड़े राजाओं का अलग झलक समझ में आती है कि राजा की बात चलती है यहाँ पे, और राजा की स्क्रिप्ट के थ्रू भी मेंशन होती चीजें। तो अभी तक हमारे पास जब तक स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है तब तक हम इस चीज पे ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बट अगर आपके ऊपर आंसर आता है आपको लिख रहे कि आपको इंडस सिविलाइजेशन की पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी में आप क्या क्या लिखेंगे, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं पूरा पॉइंट, क्या हम क्या क्या पढ़े। तो अभी हम जाने कि इंडस वैली के वेस्ट वाले विस्तार में वेदर कैसे चलता है। पहले हम वेदर को देखें। वेदर में हमने देखा कि दो थ्योरीज मिलती हैं, एक मिलती है वेट क्लाइमेट थ्योरी और एक मिलती है कांस्टेंट थ्योरी। वेट क्लाइमेट थ्योरी कहती है कि जिस प्रकार से हम टिम्बर और ब्रिक्स के एविडेंसेस के साथ कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर रहता होगा। दूसरा हमें मिलती है यहाँ पे कांस्टेंट थ्योरी। कांस्टेंट थ्योरी कहती है कि भाई यहाँ पे जो लेक का पैटर्न है वो ड्राई हो जाती है धीरे धीरे करके, वो वाला पैटर्न आता है, बट इसकी भी रिसेंट रिसर्च के कारण इस चीज को कोई कंक्लूजन के फॉर्म में हम नहीं आ पाए हैं डिबेट में लेके। इसके बाद में हमने दूसरा पॉइंट जो पढ़ा था, दूसरा पॉइंट ये पढ़े थे हम कि सॉरी दूसरी चीज हमने देखी थी कि ऐसे सब्सटेंसेस के कारण चीजें चेंज हो रही, एग्रीकल्चर आया, सब्सटेंसेस में डाइवर्सिफिकेशन आया, लोग आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ चले गए, मेटलर्जी की तरफ चले गए, कई प्रकार की चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद में हमने पढ़ा पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में तीन थ्योरीज के बारे में पढ़ा। एक जनरली डील कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, एक डील कर रही थी हमारे सेंट्रलाइज्ड एम्पायर को लेके, और एक डील कर रही थी क्या कहते हैं हमारा विलेजेस को लेके। एक डील करती है कि जैसे कई ऑथर्स कहते हैं कि भाई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, कई कहते होंगे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एम्पायर चल रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, कई कहते हैं यहाँ पे विलेज के कारण कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मेंटेन होगी, कुछ कहते हैं कि जैसे कहते हैं और कहते हैं ट्रेड के कारण चीजें चल रही होंगी, ट्रेड के कारण यूनिफॉर्मिटी आ रही है, और कुछ कोई कहता है कि भाई यहाँ पे तो क्या है कि एक तरह से वो चल रहा है, ये जो अपन पॉइंट पढ़े थे कि रीजनल काउंसिल्स वाला पॉइंट उन्होंने बताया। तो इस तरह से पता चल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ पॉलिटी होगी। पॉलिटी हमने क्यों समझी, क्योंकि जिस प्रकार का यूनिफिकेशन हमने एनालिसिस किया, ये यूनिफिकेशन विदाउट एनी सिंगल अप्रोच ऑफ आइडियाज के द्वारा नहीं हो सकता पॉसिबल। मतलब क्या कि एक एक कॉमन आइडियोलॉजी चाहिए उस चीज को सेटल करने की, एक कॉमन पावर चाहिए है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे इंडिया में भी कोई चीज हो रही है, तो एक कॉमन गवर्नमेंट बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से, पूरे भारत में अपने आप को लिंक करके चल रही है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रलाइज एम्पायर के नाम से कई कई लोग जोड़ रहे हैं चीजों की, भैया कुछ लोग सेंट्रलाइज चीज होगी तभी यूनिफॉर्मिटी दिखती है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा नहीं पे एंड करते हैं। पॉलिटी के बारे में और पढ़ना, आप साइड्स की डॉट्स पढ़ लीजिए, वो कोई वीडियोस देख के आपको जितना मैंने कोशिश किया वो बताने की कोशिश करी है वीडियो के थ्रू, और अब आपको बुक्स में कंटेंट मिल जाएगा। वैसे सोसाइटी में वो पॉलिटी में इतना मोर देन सफिशिएंट है, डिबेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमने अच्छे से पढ़ा, और जो भी आगे मुझे लगेगा मैं आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्कस करता चलूंगा। और कोई भी आपको इशू रहता है, फीडबैक रहता है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और मैं आगे और कोशिश करूंगा कि और बेटर रूप में आपको समझा पाऊँ।